मॉर्निंग। मैं कृष्णा अग्रवाल। मैं महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनाथ गांव में प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज हम रक्ताभिसरण संस्थान के संबंध में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, परंतु सिर्फ श्वासोच्छ्वास की क्रिया कर लेना या सिर्फ भोजन खा लेना, इतने से हमारे शरीर के कार्य संपन्न नहीं होते हैं। इसके पश्चात ये जो हमारा भोजन शरीर में जा रहा है या ऑक्सीजन जो शरीर में जा रही है, इसका शरीर के हर अंग तक, हर कोशिका तक पहुंचना भी जरूरी होता है, क्योंकि हर कोशिका में वे सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं जो एक जीवित शरीर में संपन्न होती हैं। हर कोशिका का जीवित रहना, एक्टिव रहना जरूरी है उस अंग को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, और हर अंग का सुचारू रूप से कार्य करना जरूरी है शरीर का सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आखिर ये जो हम भोजन ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमारे शरीर की हर कोशिका तक कैसे पहुंच रहा है? शरीर की हर कोशिका में कुछ न कुछ निरुपयोगी पदार्थ तैयार हो रहे हैं। वो निरुपयोगी पदार्थ शरीर के बाहर निकालने में मदद कौन कर रहा है? उत्सर्जी अंग अपनी जगह पर हैं, पाचन अंग अपनी जगह पर हैं, परंतु पाचन अंग से दूरस्थ स्थित जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक पोषक तत्व कौन ले जा रहा है? श्वसन अंग से दूरस्थ स्थित जो कोशिकाएं और अंग है वहाँ तक ऑक्सीजन कौन ले जा रहा है? जो ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे जो उत्सर्जी पदार्थ तैयार हो रहा है, उस पदार्थ को उत्सर्जी अंग तक कौन ला रहा है, ये मायने रखती है। तो इन कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में एक द्रव होता है, उस द्रव को हम रक्त कहते हैं। शरीर में बंद नलिकाओं के अंदर बहने वाले लाल रंग के द्रव को रक्त कहा जाता है। बच्चों, ये जो रक्त होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, रंग इसका लाल होता है और ये बंद नलिकाओं में सर्कुलेट होता है। पूरे शरीर में केशिकाएं का जाल बिछा हुआ है, रक्त वाहिनियों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें ये द्रव पदार्थ, ये तरल ऊतक होता है, ये पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है। अब हम देखते हैं रक्त का संगठन। रक्त देखने में तो तरल दिखता है, परंतु एक्चुअली में वो तरल और ठोस दोनों चीज़ों से मिलकर के बनता है। उसका जो तरल भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। इसमें 90 to 92% इसमें जल होता है और 8 to 9% जो है उसमें ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। दूसरा जो उसका पार्ट है ठोस पदार्थ, जो कि रक्त कणिकाएँ कहलाती है। रक्त कणिकाएँ करीब 45% रक्त कणिकाएँ होती हैं। ये रक्त कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएँ चूँकि वो लाल दिखती हैं इसलिए उनको लाल रक्त कणिकाएँ बोला जाता है। ये गोल शेप की होती हैं, डिस्क जैसे दिखती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और इनका लाल रंग दिखने का कारण होता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। इनका अगर हम व्यास, औसतन व्यास देखते हैं तो 7.2 माइक्रोन होता है और ये अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। वहाँ पर जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो फिर आकर के रक्त वाहिनियों में रक्त के साथ मिल जाती हैं। इनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है और ये इनका कार्य में हम और आगे देखेंगे, ये ऑक्सीजन के परिवहन में विशेष रूप से योगदान देते हैं। दूसरा हम देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ जैसे कि नाम से ही हो रहा है, वे श्वेत होती हैं, रंगहीन होती हैं ये कणिकाएँ और इनका साइज लाल रक्त कणिकाओं से काफ़ी बड़ा होता है और ये करीब 8 से 16 माइक्रोन साइज का होता है इनका और ये अनियमित शेप की होती हैं, इनका रंगहीन होती हैं, पारदर्शी होती हैं, इनमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इनका जीवन काल 2 से 3 दिन का होता है। इनका कई प्रकार के होते हैं। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ भी अपने आप में कई प्रकार की होती हैं: इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं इनके अपने अलग अलग कार्य भी होते हैं। अगर हम एक मोटे मोटे रूप में देखें तो इनका मुख्य कार्य सुरक्षात्मक कार्य होता है शरीर में। उसके पश्चात हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये लाल रक्त कणिकाओं से भी इनका व्यास कम होता है। ये करीब 2 से 3 माइक्रोन साइज के होते हैं
और 2,50,000 से 4,50,000 तक ये प्रति घन मिलीमीटर में उपस्थित होते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ को हमने देखा था, लाल रक्त कणिकाएँ एक वयस्क पुरुष में 5 बिलियन प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होती हैं, जबकि स्त्रियों में 4.5 बिलियन प्रति घन मिलीमीटर उपस्थित होती हैं, और बच्चों में इनकी संख्या ज़्यादा होती है, करीब 6 से 7 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर लाल रक्त कणिकाएँ रक्त में उपस्थित होती है बच्चों के। इस तरह से हमने देखा कि 3 प्रकार की रक्त कणिकाओं को। अब हम उनके रक्त के कार्य देखते हैं। रक्त में हम सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के अपने कार्य हैं, रक्त कणिकाओं के अपने कार्य। प्लाज्मा के कार्य में हम देखते हैं सबसे पहला उसका कार्य होता है परिवहन का। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में उसका पाचन होता है। पाचन होने के पश्चात वो अविलेय से विलेय रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर ये प्लाज्मा में, रक्त में जो प्लाज्मा है उसमें अवशोषित हो जाता है केशिकाओं के द्वारा, और फिर ये पोषक तत्व शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है, और वहाँ पर चयापचय की क्रिया को संपन्न होती है। हार्मोन्स हैं हमारे शरीर में, बहुत सारी नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें जो रस उत्पन्न होता है वो कहलाता है हार्मोन्स। इन हार्मोन्स का शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। शरीर के अलग अलग अंगों में इन हार्मोन्स का कार्य होता है, तो उन शरीर के अंगों तक जहाँ इन हार्मोन का कार्य है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी प्लाज्मा के माध्यम से होता है। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी प्लाज्मा करती है। जो भी विभिन्न कोशिकाओं में, शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न कोशिकाओं में जब चयापचय की क्रिया होती है तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ, कुछ विषैले पदार्थ जो कि शरीर में भी रुक जाएं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन पदार्थ को उत्सर्जी अंग तक ले जाने के लिए प्लाज्मा के माध्यम से ये उत्सर्जी अंग तक पहुंचाए जाते हैं ताकि ये शरीर से बाहर निकाल दिए जाएं। इस प्रकार हम देखते हैं प्लाज्मा का परिवहन का कार्य होता है। साथ ही प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित होती है, कार्बनिक फॉर्म में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्रोटीन उपस्थित होती है, और जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है किसी कारण से तो ये प्लाज्मा से उस प्रोटीन की आपूर्ति की जाती है। शारीरिक ताप का नियमन भी, जो कि हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, उस तापक्रम का नियमन भी प्लाज्मा के माध्यम से किया जाता है। हमारे शरीर में जब कहीं चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है। अगर हम उस रक्त का न रुके तो हमारे शरीर का पूरा रक्त बह जाएगा, तो इसलिए रक्त का जमना जरूरी है, और उस रक्त को जमाने में प्लाज्मा में जो प्रोटीन उपस्थित होती है वो सहायक होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं ये बफर की तरह कार्य करता है। और आइए अब हम देखते हैं रक्त कणिकाओं के कार्य। जैसे कि प्लाज्मा में हमने देखा कि वो पोषक तत्व, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, इसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उसमें गैसों का परिवहन होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है लाल रक्त कणिकाओं में, और हमको मालूम है लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित है, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक उसको पहुंचाता है। और वहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ करके वहाँ चयापचय के पश्चात निरुपयोगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और फिर वापस से फेफड़े में आकर के ये उच्छ्वास के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दी जा सकती है। इस प्रकार से गैसों का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ बफर की तरह कार्य करती हैं, और आयंस के संतुलन में भी लाल रक्त कणिकाओं का योगदान रहता है। लाल रक्त कणिकाओं में जो हीमोग्लोबिन होता है, जब वो टूटता है, विच्छेदन होता है, तो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जैसे पिगमेंट का भी निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन है, इसके कारण लाल रक्त कणिकाओं को लाल रंग मिलता है, और चूँकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है रक्त में, इसलिए रक्त का रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है ये अमीबा की तरह अपना शेप बदलती रहती हैं। जब कोई शरीर में बाहर का रोगाणु आ जाए या कोई अन्य चीज़ इस तरह से ब्लड में आ जाए तो वो अपने फूल पादों से उसको घेर लेती हैं और उसको निगल जाती हैं और पचा जाती हैं।
तो इस प्रकार से हमारा शरीर जो है सुरक्षित हो जाता है, रोगग्रस्त नहीं होता। हाँ, यदि ये श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम है या आने वाला जो रोगाणु है वो ज़्यादा पावरफुल है इनकी वजह, तो ये एक तरह से हार जाती हैं और हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हम जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी करती हैं। इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाओं में हिपैरिन का निर्माण होता है। हिपैरिन चूँकि अगर जो शरीर में हमारे बंद नलिकाओं में जो रक्त बह रहा है उसको जमने नहीं देता है। बंद नलिकाओं में जब रक्त बह रहा है तो उसका तरल रूप में ही रहना आवश्यक होता है उसको सर्कुलेट होने के लिए, तो हिपैरिन के कारण वो थक्के के रूप में नहीं जमता है। और ट्रिफॉन्स का निर्माण भी श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है जो कि शरीर की ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण। हमारे रक्त में जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जब कहीं दाद वगैरह हो जाती है तो वहाँ पर वो फाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ की रिपेयरिंग होती है। उसके अलावा एलर्जी से भी बचाव होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं से ही हिस्टामीन स्रावित होते हैं और ये जो हिस्टामीन होता है ये हमको एलर्जी से बचाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो रक्त में प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, क्योंकि जब चोट लग जाती है रक्त बहने लगता है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करती हैं, स्रावित करती हैं, जो कि थक्का जमाने में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट है केशिकाओं की मरम्मत करने में। ये प्लेटलेट्स के माध्यम से जो अधिक केशिकाओं की दीवार में कोई क्षति होती है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं उस क्षति की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रक्त के कई कार्य हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है।